आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर सेकंड शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के प्रीवियस ईयर 2025 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट पढ़ लेंगे। 4th सेमेस्टर के सभी विषय का प्रीवियस ईयर 2025 से 16 तक मैंने करवा दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के वहाँ से प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है बिल्कुल क्रम से, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले 2025 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग पढ़ेंगे, 25 से 16 तक जाएंगे। तो 2025 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पुस्तकालय से छात्रों का ऑप्शन ए है संवेगात्मक विकास होता है, बी शारीरिक विकास होता है, सी मानसिक विकास होता है कि डी सर्वांगीण विकास होता है। तो बच्चे का संवेगात्मक विकास भी होता है, शारीरिक मानसिक सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी है सर्वांगीण विकास, यही सही आंसर होगा, क्योंकि सर्वांगीण विकास में ही संवेगात्मक भी आ जाएगा, शारीरिक भी आ जाएगा और मानसिक भी आ जाएगा। सर्वांगीण का मतलब ही होता है हर तरह का विकास बच्चे का। और इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए है ग्राम प्रधान, बी है प्रधानाध्यापक, सी है माताओं में से एक और डी है उपरोक्त सभी। तो सभी तो नहीं हो सकते हैं, इसका जो आंसर सी है यही सही आंसर है, माताओं में से कोई एक जो होता है अध्यक्ष होता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या तीसरा, उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना कब की गई। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी सही आंसर है, 1981 में। और SCERT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसी के साथ साथ इससे रिलेट करके आप NCERT भी याद रखिएगा, NCERT। तो NCERT की स्थापना 1961 में किया गया था और इसके 20 साल बाद SCERT का SCERT का फुल फॉर्म मैंने बताया, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और NCERT का फुल फॉर्म बस आप स्टेट की जगह पे नेशनल कर दीजिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का होता है। और हिंदी में राज्य के जगह पे राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। 1981 इसका, 1961 NCERT और 1981 SCERT। इसके बाद है, और NCERT का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न क्या चौथा, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य प्राकृतिक जन्य आपदाओं में से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए है बाढ़ एवं भूकंप, बी है वनाग्नि एवं सूखा। वनाग्नि का मतलब वन में जो आग लगता है, वन और अग्नि एक में मिला हुआ है, वनाग्नि एवं सूखा। महामारी एवं तूफान, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से प्रकृति जन्य, जो प्रकृति के द्वारा जो भी आपदा आता है ना, तो बाढ़ भूकंप ये सब प्रकृति द्वारा होता है, और वनाग्नि और सूखा महामारी तूफान ये सब प्रकृति जन्य आपदा है। तो इसलिए इसका आंसर डी सही आंसर है, उपरोक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, मीना मंच प्रोग्राम में भूमिका है। ऑप्शन ए है एक बालिका की, बी है एक बालक की, सी है अध्यापक की, डी है किसी की नहीं। तो मीना मंच इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है एक बालिका की। मीना मंच जो होता है ये कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की बालिकाओं के लिए एक संस्था है, प्रोग्राम है, जिसमें बच्चियों को प्रोत्साहित किया जाता है आगे की शिक्षा के लिए, और उनको एक मंच दिया जाता है, उनको अवसर दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए, बोलने के लिए, जिससे उनमें हर तरह का विकास होता है। उनको प्रोत्साहित किया जाता है बच्चियों को कक्षा 6 से 8 तक की। ये मुख्य रूप से ना उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये मीना मंच प्रोग्राम चलाया जाता है। और मीना जो दिवस है मनाया जाता है 24 सितंबर को, आप याद रख सकते हैं इसे रिलेट करके। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है प्रयागराज में, बी है लखनऊ में, सी है आगरा में और डी है मथुरा में। तो छठवें का ऑप्शन ए सही आंसर है, प्रयागराज में। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, अब इसको याद रखिएगा, देखिए आगे कितनी बार आएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना। तो सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये बना जब पूछेगा तो 2005 टिक कीजिएगा। इसका जो आंसर है यहाँ पे सी सही आंसर है। जब लाया गया तो 2004 में लाया गया और वो प्रभावी हो गया 2005 से। तो यहाँ पे बनने का पूछा है ना, तो 2005 सही आंसर होगा। इसी में आपको आगे मिलेगा, एक बार लाया गया पूछा है तो वहाँ 2004 सही होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, TET का पूरा नाम है टेट, TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हिंदी में शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, वित्तीय प्रबंधन के साधन है। ऑप्शन ए है विद्यालय अनुदान, बी है TLM ग्रांट, सी है समुदाय से प्राप्त धन और डी है ये सभी। इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है ये सभी। जो विद्यालय अनुदान होता है ये वित्तीय प्रबंधन के साधन होता है, और जो TLM होता है TLM
टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी जो पोस्टर होता है ना जिसपे क ख ग आ से आता लिखा रहता है, या फिर बहुत सारे लैंग्वेज गेम्स होते हैं जिनके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, यानी जो उनके पठन सामग्री में जो यूज होता है जो मटेरियल, तो उसी को टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। तो ये भी इसी का साधन होता है। समुदाय से प्राप्त धन, ये सब वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आएगा, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है डी सही आंसर है ये सभी। इसके बाद है प्रश्न क्या 10, NIOS की स्थापना हुई थी। तो NIOS की स्थापना ऑप्शन सी सही आंसर है इसमें 1989 में हुई थी। और NIOS का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 11, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए है शिक्षण प्रक्रिया, बी है निर्णय प्रक्रिया, सी है अधिगम प्रक्रिया और डी है अनुशासन प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया जो है समस्या समाधान का प्रमुख अंग है, यही सही ऑप्शन है। और ये कई बार आया हुआ है, देखिए कितने बार रिपीट होगा, आगे मिलेगा आपको। इसके बाद है प्रश्न क्या 12, UPTET प्रमाण पत्र की वैधता यानी अवधि क्या है। जो यूपीटेट का वैलिडिटी कितना होता है, लाइफ टाइम होता है, पूर्णकालिक। इसका जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न क्या 13, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का संविधान संशोधन वर्ष है। तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है 2002। और अनुच्छेद पूछेगा तो 21A याद रखिएगा, ये भी पूछता है। कोई ए के अंतर्गत ये कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद है प्रश्न क्या 14, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है 7। और वो 7 विभाग कौन कौन से होते हैं, पहला पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा विभाग, दूसरा कार्य अनुभव विभाग, तीसरा जिला संसाधन इकाई, चौथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र, अंतर क्रिया एवं नवाचार विभाग, और पांचवा पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग, और छठवां शैक्षिक तकनीक विभाग, सातवां योजना एवं प्रबंधन विभाग। वैसे ये पूछना नहीं चाहिए, तो आप इतना जान लीजिए कि ये 7 विभाग होते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में। इसके बाद है प्रश्न क्या 15, प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है सुगमकर्ता, बी है प्रेरणादायक, और सी है नेतृत्व की क्षमता, और डी है ये सभी। तो 15वें का ऑप्शन डी सही आंसर है ये सभी। सुगमकर्ता भी हो, नेतृत्व की क्षमता हो, प्रेरणादायक भी होना चाहिए प्रधानाध्यापक। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 16 जो कि 2023 का पहला प्रश्न है। ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है 4 भागों में बांटा गया है, नियोजन, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है। ऑप्शन ए है बौद्धिक घटक, बी है राजनीतिक घटक, सी है उत्पादन घटक, और डी है सामाजिक घटक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है उत्पादन घटक। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 18, एक प्रबंधक को होना चाहिए। ऑप्शन ए है कठोर, बी है लचीला, सी है मेलजोल या भागीदार, और डी है नौकरशाही। तो इसका जो सही आंसर है बी लचीला। एक प्रबंधक को लचीला होना चाहिए। लचीला का अर्थ होता है परिवर्तन करने योग्य। लचीला किसी भी चीज़ में जो समय के साथ परिस्थिति के अनुसार बदलाव कर सके उसी को लचीला कहते हैं। वैसे आपको लग रहा होगा मेलजोल और भागीदार ना, लेकिन ये नहीं होगा ऑप्शन, यही सही आंसर होगा बी। इसके बाद है प्रश्न क्या 19, विद्यालय भवन निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन ए है ठोस आयत, बी है आयत, सी है एल टाइप, और डी है शून्य। तो आयत जितना होता है देखिए ऐसे ही इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये आयत बंद होता है, ठोस आयत, ये भी आयत और शून्य आयत। लेकिन जो एल है ना ये ऐसे खुला हुआ है ना, तो नहीं पूछा है, तो जो गलत होगा वही सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न क्या 20, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। ऑप्शन ए है डाइट, बी है सीमेट, सी है BRC, और डी है SCERT। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है डाइट, DIET। डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। और सीमेट जो होता है बी है SIEMAT। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। हिंदी में फुल फॉर्म होता है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। और SCERT है ना इसमें डी में SCERT। इसका फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में फुल फॉर्म राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और इसकी स्थापना 1981। और सी में दिया है BRC,
ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। हिंदी में फुल फॉर्म इसका BRC का ब्लॉक संसाधन केंद्र, यानी BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। इसको भी आप याद रखेंगे, इन सबको भी। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। लो कास्ट पहले ही दिया है, लो कास्ट मतलब कम कीमत वाला, नो कास्ट मतलब बिल्कुल कीमत वाला। लो कास्ट नो कास्ट कहते हैं उसको। ऑप्शन ए है वस्तुएं बाजार से क्रय करके, जब क्रय करेंगे तो कॉस्ट लगेगा ही। बी है शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, तो शासन भी देगा तो उसमें भी तो कॉस्ट लगेगा। और सी है स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं में, इसमें नहीं लगेगा, यही सही आंसर होगा। और डी है उपयुक्त सभी में, तो सभी तो होगा नहीं क्योंकि ये तो दोनों गलत हो गया, तो सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22, राज्य हिंदी संस्थान किसका आनुषंगिक संस्थान है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश शासन का, बी है SCERT का, सी है सीमेट का, और डी ऑप्शन है UGC का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है SCERT का। SCERT तो अभी हमने पढ़ा ही है ना, SCERT का फुल फॉर्म जो होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश शासन जानते ही हैं। और CMET के बारे में अभी हमने डिटेल में पढ़ा है, SIEMAT, इसके बारे में बताया मैंने आपको। और डी है यहाँ पे UGC एक नया आया है, इसके बारे में आप जान लीजिए क्योंकि आगे आएगा ये, इससे प्रश्न पूछा हुआ है। तो UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इंग्लिश में, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, स्थापना 1956 में हुआ था। और इसका काम होता है जो नई यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं उनको मान्यता देना और स्टैंडर्ड सेट करना, और जो पहले से जिनको मान्यता प्राप्त है उसका स्टैंडर्ड बनाए रखना। क्योंकि कई बार कई यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में जब धांधली होती है, नकल होते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द कर देता है ये UGC ही। तो ये इसका काम होता है, इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, प्रबंधन सहायक होता है। ऑप्शन ए है नियोजन में, बी है अभिप्रेरणा में, सी है नियंत्रण में, और डी है उपयुक्त सभी में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूसरी शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है ऑप्शन ए है इसमें डॉक्टर राधा कृष्णन का, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25, समय सारणी को कहा जाता है। ऑप्शन ए है विद्यालय की दूसरी घड़ी, बी है अनुशासन, सी है घंटा, और डी है अध्ययन। तो समय सारणी को विद्यालय की दूसरी घड़ी, समय सारणी के अनुसार ही तो चलता है सब चीज़ विद्यालय में, शिक्षण संस्थान हो या भी जो भी कुछ है, तो यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए है अनुशासन प्रक्रिया, बी है अधिगम प्रक्रिया, सी है निर्णयन प्रक्रिया, और डी है शिक्षण प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है निर्णयन प्रक्रिया। ये तो रिपीटेड प्रश्न है, अभी पढ़ा है हमने इसको। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है लखनऊ में, बी है आगरा में, सी है प्रयागराज में, और डी है वाराणसी में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है प्रयागराज में। ये भी रिपीटेड प्रश्न है ना, ऊपर आया था ये। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यहाँ पे देखिए सी और बी दोनों में हो गया है 85, ये टाइपिंग मिस्टेक है। वैसे आप 1985 याद रखिए, आपके पेपर में एक ही कोई ऑप्शन होगा। इग्नू IGNOU, इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और ये मुख्य रूप से जो इंटर ग्रेजुएशन किए हुए हैं और किसी काम में व्यस्त हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर घर पे हैं, महिलाएं हैं, तो इनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही इसके लिए इसका निर्माण किया गया कि इग्नू, इसमें रेगुलर क्लास नहीं करना रहता है, घर से ही पढ़ के एग्ज़ाम देना रहता है, लेकिन वैलिडिटी रहती है इसकी। किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी फॉर्म भर सकते हैं आप, या हर जगह वैलिड रहता है ये इग्नू का जो सर्टिफिकेट होता है किसी भी कोर्स का। तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय दिया है ना, तो NCERT है, NCERT। तो इसका मुख्यालय मैंने बताया था नई दिल्ली में। इसका जो ऑप्शन ए है सही आंसर है। इसकी स्थापना 1961। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है। आंग्ल भाषा मतलब विदेशी भाषा, इंग्लिश है ना, जो इंडिया में जो विदेशी भाषा पढ़ाया जा रहा है हमारे यूपी में, तो हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ही ना, तो वही इंग्लिश भाषा का जो शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, प्रयागराज। इसका जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर है, एलनगंज में है, प्रयागराज के एलनगंज में ये स्थित है। ये अंग्रेजी के शिक्षकों को ट्रेन करता है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31,
जो कि 2022 का पहला प्रश्न है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है? इसका ऑप्शन ए है नियोजन करना, बी है व्यवस्था करना, सी है प्रशासन और डी है उपयुक्त सभी। तो 31वें का ऑप्शन डी सही आंसर है, उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला है? ऑप्शन ए है विज्ञान प्रयोगशाला, बी है पुस्तकालय, सी है शिक्षण कक्ष और डी है म्यूजियम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है पुस्तकालय। ये देखने में लग रहा होगा सब सही है, विज्ञान शिक्षण कक्ष ज़्यादातर, लेकिन इसका जो सही आंसर है पुस्तकालय है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, इतिहास का वास्तविक निर्माण अध्यापक होता है, किसका कथन है? तो ये इसका जो ऑप्शन बी है H.G. वेल्स का, यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन ए है प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बी है बालिकाओं की शिक्षा का विकास और सी है महिलाओं की शिक्षा का विकास और डी है उपयुक्त सभी। तो इसके पहले आया था मीना मंच आया था ना, तो बालिकाओं को पूछा था क्वेश्चन में और पूछा था कि इसमें इनमें से कौन सी संस्थान है, तो हमने मीना मंच को किया था टिक, तो वही है बालिकाओं का। इसका जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर होगा, बालिकाओं की शिक्षा का विकास। और उनके सिर्फ शिक्षा का नहीं, उनके सामाजिक विकास का, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या उनको अवसर दिया जाता है आगे बढ़ने का, आगे पढ़ने का। तो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की बालिकाओं जो होती हैं उनके लिए मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये प्रोग्राम चलाया जाता है। तो इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है? ऑप्शन ए है चेन्नई में, बी है प्रयागराज, सी है लखनऊ और डी है नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है प्रयागराज। प्रयागराज में भारत की पहली मनोविज्ञानशाला स्थित है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू कहाँ स्थित है? तो वैसे तो ये स्थित हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन यहाँ मुख्यालय की बात किया जा रहा है क्योंकि ये तो अलग अलग स्टेट दिया हुआ है ना, मुंबई, अहमदाबाद, हरियाणा, नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी सही आंसर होगा और इसकी स्थापना 1985 में, अभी ऊपर पढ़े हम लोग। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है? ऑप्शन ए है शिक्षण प्रक्रिया, बी है निर्णय प्रक्रिया, सी है अधिगम प्रक्रिया और डी है अनुशासन प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर है बी है निर्णय प्रक्रिया। ये रिपीटेड प्रश्न है, तीसरी बार पूछा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38, वित्तीय प्रबंधन के साधन हैं? ऑप्शन ए है विद्यालय अनुदान, बी है TLM ग्रांट और सी है समुदाय से प्राप्त धन और डी है उपयुक्त सभी। तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। जो रिपीट कर रहा है ना, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर अभी पढ़े हम लोग इसको डिटेल में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, कल के विश्व को कौन चलाता है? ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है प्रधानाचार्य, सी है विद्यार्थी और डी है विद्यालय प्रबंधक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है विद्यार्थी। अरे विद्यार्थी ही तो कल के भविष्य हैं, फ्यूचर उन्हीं को कहा गया है, जब बड़े होंगे तो उन्हीं से समाज का निर्माण होगा, आने वाला समाज, और वही विश्व के कल है, तो वही उन्हीं को वही चलाते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, SCIT की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में, और इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कई बार आ चुका ये। इसके बाद है प्रश्न संख्या 41, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य हिंदी संस्थान ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है वाराणसी, सी है लखनऊ और डी है गोरखपुर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है वाराणसी। राज्य हिंदी संस्थान, जब हिंदी को पूछेगा ना तो वाराणसी सही आंसर होगा, और जब शिक्षा संस्थान पूछेगा तो वो प्रयागराज होगा। प्रश्न संख्या 42 है, समय सारणी को कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी, रिपीटेड प्रश्न है, अभी पढ़ा हमने ऊपर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है 1 महिला का होना, बी है 2 महिला का होना, सी है 3 महिला का होना और डी है महिलाओं का होना आवश्यक नहीं है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है 1 महिला का होना। ग्राम शिक्षा समिति में 5 सदस्यीय समिति है। इसमें जो ग्राम शिक्षा का जो अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान होता है, सचिव होता है, प्रधानाध्यापक होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। उन 3 सदस्यों में 1 महिला का होना आवश्यक होता है। वो 3 सदस्य होते कौन हैं? जो उसी में पढ़ रहे होते हैं, जो प्राइमरी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हीं के 3 अभिभावक होते हैं, जिनमें से 1 महिला होनी चाहिए और एक जो उसका अध्यक्ष, 2 अन्य कोई पुरुष हो सकता है या कोई भी हो सकता है, और उसका जो अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान और सचिव प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल। इतना यहाँ पे याद रखेंगे, सब पूछा हुआ है, अध्यक्ष, सचिव और 1 महिला तो यहाँ पे आ ही गया, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 44, लर्निंग कार्नर द्वारा बच्चों के गुण विकसित होता है? स्वयं द्वारा, अवलोकन करने का,
बी है निरीक्षण करने का, सी है निष्कर्ष निकालने का और डी है उपयुक्त सभी का। तो ये पढ़ने से ही पता लग रहा है इसका जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर है, उपयुक्त सभी का। लर्निंग कॉर्नर उसे कहते हैं जो विद्यालय में ना एक छोटा सा रूम होता है या फिर कहीं भी रख देते हैं बच्चों को खेलने की चीज़ें, जिससे उनको खेल खेल में सिखाया जाता है। पहेलियाँ होती हैं, पजल्स होते हैं, और तो उसी को कहते हैं। उससे बच्चे का अवलोकन शक्ति का भी विकास होगा, अवलोकन करने का, देखने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का। तो इसीलिए इसका जो आंसर है डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 45, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है मानव संसाधन विकास मंत्री और डी है कुलपति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, मानव संसाधन विकास मंत्री। अब न्यूपा को थोड़ा सा आप देख लीजिए, NUEPA। अब ये हो गया है ना NIEPA, इसका फुल फॉर्म, पहले ये न्यूपा था पहले, अब नीपा हो गया है। तो न्यूपा का फुल फॉर्म नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये आई के जगह पे यूनिवर्सिटी के जगह पे इंस्टीट्यूट हो गया है बस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, याद रखिएगा 1962 में यूनेस्को द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 46, जो कि 2021 का पहला प्रश्न है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है NCERT। जब राष्ट्रीय आएगा ना तो ये नेशनल हो जाएगा NCERT। जब राज्य आएगा तो वो SCERT हो जाएगा। तो इसका जो मुख्यालय पूछा है ना, तो मुख्यालय नई दिल्ली में, अभी रिपीटेड प्रश्न है, 1961 में स्थापना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 47, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत की गई। तो ये हिंदी में दिया है तो इसके आप कंफ्यूज मत होइएगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो डाइट है ये, DIET। इसीलिए मैंने बोला था, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, डाइट DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। मैंने बताया था आपको, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, नई शिक्षा नीति 1986। मैं हर बार फुल फॉर्म बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहूँ तो एक बार बता के आपको स्किप कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। देखिएगा ना, आप इतना बार आया हुआ है NCERT, SCERT, न्यूपा, डाइट, UGC कि आप ये सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा इसकी स्थापना, फुल फॉर्म वगैरह, और ये सब महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछ सकता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 48, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। बौद्धिक प्रयोगशाला ऑप्शन ए है विज्ञान प्रयोगशाला, बी है शिक्षण कक्ष, सी है पुस्तकालय और डी है म्यूजियम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है पुस्तकालय। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 49 है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन है लॉरेंस का, कि पीटर F. ड्रकर का, कि हैरोल्ड कीनज का, कि डी है F.W. टेलर का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है हैरोल्ड कीनज का। ये बहुत फेमस डेफिनेशन है कि प्रबंधन को कला किसने कहा, तो हैरोल्ड कीनज ने। हिंदी में कीनज लिखा है लेकिन जो इंग्लिश में ये USA के थे, हैरोल्ड और कूंज लिखता है, ये इनका नाम है कूंज, लेकिन हिंदी में इसको कीनज लिखा है तो यही होगा, लेकिन ये USA के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये इतना इनका डिफिनेशन याद रखेंगे कि प्रबंधन को कला किसने कहा, हैरोल्ड कीनज ने। अब हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, बाकी इनको इंग्लिश में यही नाम था, हिंदी में इनका नाम था ही नहीं, हमने बनाया है। इसके बाद है प्रश्न क्या 50, निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता है। ऑप्शन ए है A आकार का, बी है I आकार का, सी है E आकार, डी है D आकार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है D आकार। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 51, कुर्सी और मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। ऑप्शन ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है शून्यात्मक और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है धनात्मक। धनात्मक का अर्थ है कि सही तरीके से, सही दिशा में और कंफर्टेबल होकर जब बैठेगा छात्र, तभी तो उसका जो छात्र का जो लंबे समय तक बिना थके पढ़ सकता है। और कई बार ना दिशाओं से भी इसका अर्थ लिया जाता है, कि कहा जाता है ना कि उत्तर और पूर्व दिशा में बैठ के पढ़ने से जो पढ़ा हुआ याद जल्दी होता है और ज़्यादा समय तक याद रहता है। दक्षिण दिशा में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए बैठ के, ऐसा मान्यता है। तो वही है, उत्तर और पूर्व दिशा में उसको धनात्मक होता है, ऋणात्मक दक्षिण दिशा में नहीं बैठ के पढ़ना चाहिए और सही पोस्चर में बैठना चाहिए। और जो बुक होता है उसको निश्चित दूरी पर रखना चाहिए, यानी मिनिमम जो 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है उससे ज़्यादा ही, यानी 30 से 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख के पढ़ना चाहिए मेजर कुर्सी पे। तो वही चीज़ है, यहाँ पे धनात्मक होगा इसका सही आंसर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 52, मातृ शिक्षक संघ
एटीए की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? तो अक्सर जो होता है शनिवार और रविवार को होता है, तो इसका जो आंसर है भी सही आंसर होगा शनिवार और रविवार। इसके बाद है प्रश्न संख्या 53, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई? तो 1985 में। यहाँ पे भी रिपीट हो गया है, तो वही है, कॉपी पेस्ट यहाँ पे हुआ है, तो 1985 में दोनों में दिया है। 1985 आप याद रखेंगे, आपको कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा एक ही बार। इसके बाद है प्रश्न संख्या 54, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। मैंने बताया था आपको 5 सदस्यीय समिति होती है, तो सचिव कौन होता है? इसका ऑप्शन ए है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बी है ग्राम प्रधान, सी है अभिभावक और डी है बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। मैंने बताया ना, प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल, तो सचिव होते हैं, यही सही आंसर है। और ग्राम प्रधान अध्यक्ष होते हैं, और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें एक महिला का होना आवश्यक है। अब वो 3 सदस्य जो होते हैं उसी में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक होते हैं, गार्जियन। प्रश्न संख्या 55 है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है? निबंध लेखन, बी है अभिनय, सी है खेल कूद और डी है वाद विवाद। तो देखिए इसमें निबंध लेखन में उतना नहीं होगा, खेल कूद में भी नहीं होगा, लेकिन अभिनय में हो सकता है और वाद विवाद में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो उनमें जो तर्क शक्ति का विकास होगा वो वाद विवाद में होगा। इसका जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर होगा। अभिनय में भी होगा लेकिन अपेक्षाकृत वाद विवाद के कम होगा, इसलिए डी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 56, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। अभिलेख से क्या होता है? कोई चीज़ इकट्ठा करके रखते हैं ना, लंबे समय तक रख लेते हैं लिख कर। तो ऑप्शन ए है दंड का साक्ष्य, बी है अनियमितताओं की जानकारी, सी है निरीक्षण में सहयोग और डी है आवश्यक सूचना को रख रखाव। तो यही सही आंसर होगा डी, आवश्यक सूचना का रख रखाव। इतिहास से जितने भी पुराने अभिलेख मिले हैं उन्हीं से तो प्राचीन काल की में क्या क्या हुआ था वो पता लगता है, तो वही है रख रखाव, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 57, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, बी है सामान्य निर्देश देना, सी है कक्षा कक्ष का निरीक्षण और डी है अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण। 57 का ऑप्शन ए सही आंसर है, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 58, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन ए है सीमेट, बी है बीआरसीसी है, सीआईटी और डी है डाइट। तो डाइट ये सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 59, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए है 2002 में, 2004 में, 2005 में और 2006 में। तो 59 का ऑप्शन सी सही आंसर है, 2005 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 60, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है लखनऊ में, बी है प्रयागराज, सी है मेरठ और डी है आगरा। तो रिपीटेड प्रश्न है ये, इसका जो ऑप्शन बी है सही आंसर है प्रयागराज। इसमें इंग्लिश के जो टीचर होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, आंग्ल भाषा में अंग्रेजी शिक्षा, विदेशी शिक्षा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 61 जो कि 2020 का पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिपीटेड प्रश्न है ये, तो इसका जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर है, नई दिल्ली में। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसकी स्थापना 1961 में, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 62, पाठ सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक कार्यक्रम, बी है राष्ट्रीय पर्व, सी है वृक्षारोपण और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 63, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। ऑप्शन ए है विद्यालय भवन, बी है पुस्तकालय, सी है फर्नीचर और डी है शिक्षक बच्चे और समुदाय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है शिक्षक बच्चे और समुदाय, ये मानवीय प्रबंधन है। बाकी अमानवीय प्रबंधन है विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर। को याद करने का, कनेक्ट करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ। जो सजीव होगा ना वो मानवीय प्रबंधन होगा, जैसे शिक्षक बच्चे और जो समुदाय होता है व्यक्तियों का, और यही तो शिक्षक बच्चे अभिभावक सबका मिल करके एक समुदाय बनता है। तो ये भी सजीव का एक संस्था का नाम है समुदाय, मतलब जो मिल करके बनाते हैं उसको समुदाय कहते हैं। तो इसे कनेक्ट करके याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसे अब डिफिनीशन नहीं है उसका ये। इसके बाद है प्रश्न संख्या 64, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए है प्रधानाध्यापक की, बी है शिक्षक की, सी है बच्चों की और डी है उपयुक्त सभी की। तो इसका जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर है, उपयुक्त सभी की। तो इसी के द्वारा ही, तो सबके द्वारा ही विद्यालय का प्रबंधन होता है। विद्यालय प्रबंधन का जिम्मेदारी होती है प्रधानाध्यापक की, लेकिन उसमें शिक्षक भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं
अभिभावक भी होते हैं, सब मिलकर संयुक्त रूप से विद्यालय का प्रबंधन करते हैं और सबका विकास होता है। इसका जो आंसर डी है सही आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 65, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, रिपीटेड प्रश्न है, डायट है। इसका जो ऑप्शन ए है सही आंसर है। डायट का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 1961 में। और सीमेट, यही तो बताया था मैंने, SIEMET। सीमेट का फुल फॉर्म होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, और हिंदी में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, 1995। और एनसीईआरटी का बता ही दिया। बीआरसी का BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक संसाधन केंद्र। इसके बाद है प्रश्न संख्या 66, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए है शिक्षण प्रक्रिया, बी है निर्णयन प्रक्रिया। कितने बार ये आ गया? इसका ऑप्शन बी है निर्णयन प्रक्रिया, रिपीटेड प्रश्न है, चौथी पाँचवीं बार आया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 67, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, वाराणसी में। इसका जो ऑप्शन डी है वाराणसी में। प्रयागराज में क्या है? राज्य में प्रथम मनोविज्ञानशाला है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 68, NIOS की स्थापना हुई थी। तो NIOS की स्थापना 1989 में हुई थी। इसके जो ऑप्शन सी है यही सही आंसर है। NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसको आप याद रखेंगे, इसको भी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 69, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? तो सूचना का अधिकार नियम यानी RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लाया गया दिसंबर 2004 में। इसका जो आंसर ये है यही सही आंसर है। लाया गया दिसंबर 2004 में और पारित हो गया 2005 में। तो जब कब लगा पूछेगा तो 2005 में। मैंने शुरू में बताया था आपको कि एक बार प्रश्न पूछा है कि लाया कब गया, तो लाया गया दिसंबर 2000 में, और लगा पारित हो गया 2005 में। तो यहाँ पे लाया पूछा है, 2004 सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 70, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। तो मैंने बताया आपको कि जो प्रथम मनोविज्ञानशाला है प्रयागराज में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 71 है, बाल गणना पंजिका है। ऑप्शन ए है विद्यालयी अभिलेख, बी है शैक्षिक अभिलेख, सी है आर्थिक अभिलेख, और डी है सामाजिक अभिलेख। तो बाल गणना पंजिका विद्यालयी अभिलेख है। इसका जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 72, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? इसमें दिया है ऑप्शन में 3, 2, 6 और 5। अगर आप इसको गूगल करेंगे इसका आंसर, तो गूगल पे तो आपको 5 दिखाएगा, और अलग अलग AI से पूछेंगे तो अलग अलग प्रकार दिखा रहा है, कहीं 3 दिखा रहा है, कहीं 2 दिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसका जो स्टैंडर्ड आंसर होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा 4। और ये दिया हुआ है NCERT के कक्षा 11 के भूगोल का जो बुक है, भारत भौगोलिक पर्यावरण, उसके चैप्टर 7 में पेज नंबर 55 पे, जो रीप्रिंट हुआ है 2025 और 26 में ना, उसमें पेज नंबर जब 55 पे जाएंगे तो 6.1 में दिया हुआ है प्राकृतिक आपदाओं का प्रकार, 4 प्रकार दिया हुआ है। पहला वायुमंडलीय दिया है, दूसरा भौमिक, तीसरा जलीय और चौथा जैविक। वायुमंडलीय में जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, चक्रवात, सूखा, पाला, शीतलहर, और भौमिक में जो भूमि से रिलेटेड जैसे ज्वालामुखी, भूस्खलन, और जलीय में बाढ़, सुनामी, और जैविक में जैसे टिड्डों का कहर, बहुत सारे हजारों टिड्डों एक बार एक फसल पे अटैक करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर उड़ जाते हैं। बर्ड फ्लू, कोरोना वायरस, ये सब जैविक में आ जाएगा। ये NCERT वाला ही सही माना जाएगा। 4 प्रकार जो होते हैं, मैंने इसलिए आपको बता दिया है सोर्स NCERT का किस पेज नंबर पे कौन से चैप्टर में, कि अभी कमेंट आने लगते हैं ना कि नहीं 72 का तो 5 प्रकार होगा, नहीं 72 का तो 3 प्रकार होगा, 3 आंसर सही है और 5 सही है। तो इसीलिए मैंने बता दिया है। और इसका आंसर की आता नहीं है, अगर आप टिक करके आते हैं इधर उधर तो आपको नंबर मिलेगा नहीं। वैसे आप 5 कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो साइट पे और AI और गूगल जो है 5 प्रकार बता रहा है। और ये 5 जो प्रकार बता रहे हैं वो बता रहे हैं विवर्तिक आपदा जैसे भूकंप, स्थलाकृति भूस्खलन, और तीसरा मौसम से संबंधित जैसे चक्रवात वगैरह, और चौथा पर्यावरणीय जैसे ग्लोबल वार्मिंग, और 5वां विविध आपदा जैसे कि महामारी, कोरोना वायरस, प्लेग, ये सब। ये 5 प्रकार गूगल पे बता रहा है, लेकिन जो सही है आंसर वो 4 ही है। अब हो सकता है अगर जो आपको ये प्रश्न दोबारा आप में आए ना, तो वहाँ 4 ऑप्शन में दे दे। 4 प्रकार होते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, NCERT में दिया है। तो इसको आप याद रखिएगा। और
वैसे जब यहाँ 4 नहीं दिया तो 5 को टिक कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 73, समय सारणी से बचत होती है। ऑप्शन ए है आय की, बी है समय और श्रम की, सी है शिक्षण की और डी है व्यय की। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है, समय और श्रम की। समय और श्रम की जो समय सारणी से बचत होती है। जब आप सारणी बना के कोई भी काम करते हैं, स्टडी करते हैं, तो देखिए सब काम बिल्कुल टाइम से होता चला जाता है और टाइम भी बच जाता है। बिना समय सारणी के पता नहीं चलता है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो समय और श्रम दोनों की बचत होती है समय सारणी से। इसके बाद है प्रश्न संख्या 74, साहित्यिक गतिविधि है। ऑप्शन ए है नृत्य, बी है कहानी लेखन, सी है शैक्षिक भ्रमण और डी है उच्चारण प्रतियोगिता। तो 74 का ऑप्शन बी सही आंसर है, कहानी लेखन। साहित्यिक गतिविधि यही तो है, कहानी लेखन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 75, टीटी का पूरा नाम है। टीटी यानी टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और हिंदी में शिक्षक पात्रता परीक्षा। बी है, बी में दिया है, यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 76, जो कि 2019 का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है छात्र छात्राएँ, बी है शिक्षक, सी है विद्यालय भवन और डी है प्रधानाध्यापक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है विद्यालय भवन। तो मैंने बताया था अभी मानवीय संसाधन पूछा था, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कनेक्ट करके याद करने के लिए। जो सजीव होगा वो मानवीय संसाधन, जो निर्जीव होगा वो भौतिक संसाधन। तो यहाँ भी निर्जीव विद्यालय भवन है ना, तो ये भौतिक संसाधन, बाकी सभी मानवीय संसाधन है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 77, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होता है। ऑप्शन ए है रिपीटेड प्रश्न, ये पुस्तकालय होता है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 78 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए है अनुशासन प्रक्रिया, बी है अधिगम प्रक्रिया, सी है निर्णय प्रक्रिया और डी है शिक्षण प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है निर्णय प्रक्रिया। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 79, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। ऑप्शन ए है फर्नीचर, बी है पुस्तकालय, सी है विद्यालय भवन और डी है शिक्षक छात्र छात्राएँ एवं समुदाय। तो यही देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया, दोनों तरह का संसाधन पूछ दिया इसमें, मानवीय संसाधन, शिक्षक छात्र छात्राएँ एवं समुदाय, यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 80, समय सारणी को कहा जाता है। विद्यालय की दूसरी घड़ी, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 81 है, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है दंड का साक्ष्य, बी है आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। तो यही सही आंसर है, रिपीटेड प्रश्न है ये भी। देख रहे हैं कितना प्रश्न रिपीट हो रहा है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है, आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम टाइम में इसके PDF से आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि रिवाइज़ करने में बहुत कम टाइम लगेगा प्रीवियस से, उसमें पूरा मैंने मार्क करके देता हूँ। प्रीवियस लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा भी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 82, कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली छात्रों को, बी है इंजीनियरों को, सी है अध्यापकों को और डी है शिक्षाधिकारियों को। तो 82 का ऑप्शन सी सही आंसर है, अध्यापकों को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 83, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, बी है सामान्य निर्देशन देना, सी है कक्षा कक्ष का निरीक्षण करना और डी है अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण करना। तो 83 का ऑप्शन ए सही आंसर है, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 84 है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर है। इसके बाद है और एलएनगंज में है, कई बार इसको कन्फ्यूजन में होता है लखनऊ और प्रयागराज में। तो देखिएगा लखनऊ में नहीं, ये प्रयागराज में ही स्थित है, प्रयागराज के एलएनगंज में स्थित है। और SCRT में SCRT के अंतर्गत ये काम करता है, लेकिन ये प्रयागराज में ही है। प्रश्न संख्या 85 इसके बाद, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। अनुशासन स्थापित करने में बच्चे में सहायक, विद्यालय में सहायक नहीं है, कौन सा? ऑप्शन ए है पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन, बी है नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, सी है दंड की अधिकता और डी है शिक्षक अभिभावक सहयोग। तो जब भी नहीं क्वेश्चन पूछता है ना, जो निगेटिव होता है ऑप्शन में वही सही आंसर होता है। 3 जो ऑप्शन होंगे एक जैसे मैच करेंगे एक दूसरे से, और एक जो होगा कोई भी उसमें वो मैच नहीं करेगा। जो ऑड होता है वही सही आंसर होता है। यहाँ दंड की अधिकता है, यही सही आंसर होगा, क्योंकि अनुशासन स्थापित करने के लिए बच्चों में आप बच्चों को दंड नहीं देंगे, अधिकता नहीं करेंगे दंड की, क्योंकि बच्चा को मारना नहीं है, यानी शिक्षार्थी को बिल्कुल नहीं मारना है। अगर जो बच्चा नहीं सीख रहा है तो आप में गलती है, यानी टीचर में गलती है।
आप सही विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सही शिक्षण विधि, आपके पढ़ाने का तरीका गलत है, यानी कमी आप में ही है, बच्चे में नहीं है। तो वही है, इसी को तो ध्यान में रख करके सीटेट के सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है कि, और क्वेश्चन भी वैसे ही पूछता है, बच्चे में गलती नहीं होती है और जो कुछ भी हो रहा है तो सब गलती टीचर में है। तो दंड की अधिकता आप नहीं करेंगे क्योंकि मारना उनको नहीं है, यहाँ से सिखाना है, खेल खेल के द्वारा सिखाना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 86, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? रिपीटेड प्रश्न है, वाराणसी में, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 87, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका ऑप्शन ए है प्रधानाध्यापक की, बी है शिक्षकों की, सी है छात्र छात्राओं की और डी है प्रधान लिपिक की। तो 87 का ऑप्शन ए सही आंसर है, प्रधानाध्यापक की। अगर जो उपयुक्त सभी होता ना तो वहाँ सभी आंसर सही होगा। अभी ऐसा प्रश्न एक पूछा था, वहाँ पे उपयुक्त सभी सही था क्योंकि डी के जगह पे उपयुक्त सभी दिया था, लेकिन जब नहीं देगा ना तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो प्रबंधन की होती है वो प्रधानाध्यापक की होती है, इसलिए यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 88, शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन ए है दंड, बी है पुरस्कार, सी है प्रशासन और डी है अनुशासन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है प्रशासन। नारी शैक्षिक प्रबंधन में प्रशासन ही तो किया जाता है, और आपके सब्जेक्ट का भी तो नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, तो वही है, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। ये प्रशासन होता है, प्रबंधन नहीं होता है, यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 89, कौन सी पाठ सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन ए है अभिनय, बी है खेल कूद, सी है निबंध लेखन और डी है वाद विवाद। तो सही आंसर डी है वाद विवाद, रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 90 है भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं। ऑप्शन ए है जागरूकता से, बी है कुप्रबंधन से, सी है कड़ाई होने से और डी है अधिक सुविधाओं से। तो कुप्रबंधन से, इसका जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर है। प्रबंधन सही से नहीं होगा तो भगदड़ मच जाएगी, यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 91 जो कि 2018 का पहला प्रश्न है, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। ऑप्शन ए है फूल और बी है पत्तियां, सी है फल और डी है मानचित्र। मानचित्र मानव द्वारा बनाया जाता है, ये शिक्षण अधिगम सामग्री है मानव प्रदत्त, तो यही सही आंसर है, मानव के द्वारा बनाया जाता है ना। प्रश्न संख्या 92 है प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है। ऑप्शन ए है कलरव, बी है मंजरी, सी है वर्तिका और डी है रैनबो। रैनबो तो इंग्लिश का होता है ना। तो 92 का ऑप्शन ए सही आंसर है कलरव। कलरव जो होती है वो प्राथमिक स्तर पे हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम होता है, यही नाम है कलरव आपके उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 93, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन ए है भ्रमण से, बी है प्रश्नोत्तर से और सी है निबंध से और डी है रंगोली से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है भ्रमण से। इसके पहले प्रश्न पूछा हुआ था कि भ्रमण से कौन कौन सी चीज़ें बच्चों में आती है, तो वहाँ दिया था अवलोकन, निरीक्षण और क्या दिया था, ऐसा था कुछ, एक और कोई ऑप्शन था, लास्ट में उपयुक्त डी सभी था, तो वहाँ हमने टिक किया था। यहाँ पे घुमा के पूछा है कि अवलोकन पूछ दिया, उसमें से एक पद दे दिया है और विधि दे दिया है किससे, तो भ्रमण से, यही सही आंसर होगा। प्रश्नोत्तर में तो देखना ही नहीं है, केवल सुन के आंसर देना रहता है, तो ये होगा नहीं। निबंध में लिखना रहता है और रंगोली में अवलोकन नहीं, इसमें तो बनाया गया, अपनी क्रिएटिविटी दिखती है इसमें, क्रिएटिव सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है रंगोली में, तो भ्रमण सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 94, छात्रों के दायित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं। सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय के आयोजित क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप, सहयोगी क्रियाकलाप, मनोशारीरिक क्रियाकलाप, पाठ सहगामी क्रियाकलाप। तो पाठ सहगामी, इसका आंसर डी सही आंसर है, पाठ सहगामी क्रियाकलाप। प्रश्न संख्या 95 है कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहलाता है। खेल कार्नर, लर्निंग कार्नर, सी कक्षा लाइब्रेरी और डी है मैजिक कार्नर। तो इसका जो ऑप्शन बी सही आंसर है, लर्निंग कार्नर। मैंने बताया आपको कि उसमें कुछ खेल सामग्रियाँ रहती हैं, पजल्स होते हैं, पोस्टर रहते हैं, उसी को कहीं एक जगह रखा रहता है, उसी को लर्निंग कार्नर कहते हैं। इसका जो ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 96, कार्य पुस्तिकाएँ बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। खेलने के, बी है पढ़ने के, सी है अभ्यास करने के और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 96 का ऑप्शन सी सही आंसर है, अभ्यास करने के। कार्य पुस्तिकाएँ बच्चों की अवसर यानी अभ्यास करने के अवसर उपलब्ध कराती हैं, उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज दिए रहते हैं जिससे बच्चे उसमें प्रैक्टिस करते हैं सॉल्व करके। इसके बाद है प्रश्न संख्या 97, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1960 में कि 65 में कि 68 में कि 1972 में। तो 97 का
ऑप्शन डी सही आंसर है 1972 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 98, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्थान है। ऑप्शन ए है SCERT स्टेट स्तर का होता है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, और सी है ब्लॉक संसाधन केंद्र, ये तो BRC ब्लॉक स्तर पे होता है, और डी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो 98 का आंसर डी ही सही आंसर है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट। और आंग्ल जो भाषा होता है तो ये तो अंग्रेजी शिक्षा का इसमें ट्रेंड किया जाता है, अंग्रेजी शिक्षकों को, ना कि सारे शिक्षकों को। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण डायट पे सभी शिक्षकों को ट्रेंड किया जाता है, उनको सपोर्ट मिलता है वहाँ से, कुछ भी समय समय पे जो भी उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ट्रेंड किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 99, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है। ऑप्शन ए है शिक्षक डायरी, बी है मूल्यांकन योजना, सी है सारणी, और डी है इकाई। तो 99 का ऑप्शन सी सही आंसर है, समय सारणी। प्रश्न संख्या 100 है, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए। ऑप्शन ए कठोर, बी है लचीली, सी है अपरिवर्तनीय, और डी इनमें से कोई नहीं। तो समय सारणी जो होना चाहिए वो लचीली होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, यानी उसमें छूट होना चाहिए, यानी समय के साथ उसमें बदलाव किया जा सकता है। ठंडी में जो थोड़ा लेट विद्यालय चलता है ना, 10 बजे से 4 बजे तक, और गर्मी में मॉर्निंग हो जाता है, तो वही है समय, उसी के अनुसार जो समय सारणी भी चेंज हो जाता है। तो यही है कि समय सारणी लचीली होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 101 है, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है। राज्य हिंदी संस्थान जब भी आएगा तो वाराणसी सही आंसर रहेगा, मैंने आपको बताया था, ये रिपीटेड प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 102, NCERT का मुख्यालय है दिल्ली में, रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 103 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है। तो 7 विभागों की संख्या है ना, मैंने आपको ये भी बताया था कि 7, और 7 का नाम बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। पहला है पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा विभाग, दूसरा कार्य अनुभव विभाग, तीसरा जिला संसाधन इकाई, चौथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतर क्रिया एवं नवाचार, और पांचवा पाठ्य सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग, छठवां शैक्षिक तकनीक विभाग, और सातवां योजना एवं प्रबंधन विभाग। इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है लघुत्तरी अति लघुत्तरी में पूछ दे, उनमें से 2 का नाम या 3 का नाम पूछ देता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 104, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना हुई। तो इग्नू की स्थापना मैंने बताया था 1985। इसके पहले 2 बार आ चुका है प्रश्न, जहाँ पे सी में भी देता था और बी में भी 85, तो हमने वहाँ बताया था ना आपको, तो वही तो प्रश्न है, रिपीट हुआ है 1985, यहाँ पे दिया है एक बार। इसके बाद है प्रश्न संख्या 105, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था है। अध्यापक शिक्षा संस्थानों को, इसका ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, और बी है न्यूपा अरे वही लिखा है न्यूपा NUEPA, और सी है NCERT, और डी है CMAT। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और न्यूपा को तो भी मैंने आपको बताया था ना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका नाम नीपा हो गया है, यू की जगह पे आई हो गया है, NIEPA। तो इसका फुल आई से इंस्टीट्यूट होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। और इसकी स्थापना 1962, इसको याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और NCERT का तो मैंने आपको बताया था, कई बार इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्थापना 1961, हिंदी में फुल फॉर्म राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। और ये CMAT है, SIEMAT। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, हिंदी में फुल फॉर्म होता है इसका राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। स्थापना 1995, इसको याद रखेंगे 1995, सबसे पहले यूपी में ही इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 106, जो कि 2017 का पहला क्वेश्चन है। कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए नेतृत्व करना, बी है योजना बनाना, सी है
प्रशासन करना और डी है प्रबंधन करना। तो सबसे पहले कुछ भी करने के लिए, कोई भी क्रियाकलाप करने के लिए योजना ही तो बनाते हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर है बी है योजना बनाना। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 107, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संसाधन का समन्वय नहीं होता है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संसाधन का समन्वय नहीं होता है। तो विद्यालय प्रबंधन में नहीं होने का बताना है। पहला है वित्तीय संसाधन होता है, बी है भौतिक संसाधन ये भी होता है, सी है मानवीय संसाधन ये भी होता है, डी है उपयुक्त सभी। तो नहीं होता है ना, तो निगेटिव वाला ही सही आंसर होता है, लेकिन निगेटिव तो है ही नहीं, ये सब आते हैं। विद्यालय प्रबंधन में वित्तीय संसाधन भी आता है, क्योंकि कक्षाओं का निर्माण करना, अगर मरम्मत कराना स्कूल का, क्यारियाँ बनाना, बाउंड्री कराने के लिए पैसे आते हैं, तो उसका संसाधन जो होता है इसी के अंतर्गत आएगा। भौतिक संसाधन में क्लासरूम, चेयर वगैरह, बच्चों की पाठ्य पुस्तक, ये सब भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में टीचर, बच्चे, कर्मचारी, ये सब मानवीय संसाधन में आएंगे। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा अगर जो ये नहीं रहता तब, यानी नहीं रहता यहाँ इस प्रश्न में, केवल ये रहता कि समन्वय होता है, तो डी सही आंसर होता है। ये ऑप्शन ही गलत है, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे डी नहीं रहना चाहिए। डी नहीं रहेगा तो डी सही होगा। देखिएगा, हो सकता है अगर जो अभी 2017 में पूछा हुआ था, 2026 चल रहा है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, तो ये नहीं दिया रहेगा, नहीं तो कोई ज़रूर एक निगेटिव इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 108, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है गणित विषय का, बी है अंतर्निहित गुणों का, सी है अंतर्निहित शक्तियों का, और डी है अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। तो दोनों आ गया इसमें ना, तो इसलिए इसका जो डी है यही सही आंसर है। विद्यालय के शिक्षण के अलावा बोला है ना, तो अंतर्निहित गुणों और शक्तियों का ये तो विशेष ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 109, कक्षा में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, भी है उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, और डी है उनकी योग्यता के अनुसार। तो 109 का ऑप्शन सी सही आंसर है, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। यानी फर्नीचर है बच्चों को बैठने के लिए, शारीरिक अभिवृद्धि मैंने बच्चे कितने बड़े हैं, उनकी आयु क्या है, कितने बड़े बेंच पे वो बैठेंगे, और जो उनका आगे वाला बेंच होगा कितना ऊंचा रहेगा। तो शारीरिक के अनुसार ना, बौद्धिक से वहाँ कोई मैटर नहीं करता है, पठन क्षमता भी मैटर नहीं करता है, लेखन क्षमता से कोई मतलब नहीं है वहाँ पे वो किस साइज़ के हैं बच्चे, उनका उम्र क्या है, उस हिसाब से ना उनकी अभिवृद्धि के अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 110, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन ए अनुशासन, बी है दंड, सी है डांट फटकार, और डी है प्रशासन। तो प्रशासन प्रबंधन में आता है, यहाँ पे अधिगम प्रबंधन है ना, तो प्रबंधन में आता है, लेकिन ये सभी प्रबंधन में आता है, लेकिन यहाँ पे अधिगम है, पढ़ाई से रिलेटेड है, सबसे ज़्यादा अनुशासन होना चाहिए। अनुशासित व्यक्ति ही अधिगम अच्छा से कर सकता है, उसकी अधिगम होगा, प्रभावी होगा, सही से सीखता है, तो यही सही आंसर होगा। और इसके बाद है प्रश्न संख्या 111, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके, अब बच्चों के कौन ऐसा है जो बच्चों के सबसे नज़दीक होता है, पिता की, माँ की, शिक्षक की, भाई बहन, तो माँ। इसका जो ऑप्शन बी सही आंसर है, बच्चे के सबसे नज़दीक उसकी माँ होती है। माँ को पहली शिक्षक कहा गया है ना बच्चे का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 112, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है, यानी सचिव कौन होता है, यानी ये रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बी है बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, सी है ग्राम प्रधान, और डी है अभिभावक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल होता है। सचिव प्रिंसिपल होता है, और जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है, और 3 अन्य सदस्य भी होते हैं, वो बच्चों के अभिभावक में से ही होते हैं, और उनमें से एक महिला होनी चाहिए। इससे आपको 3 प्रश्न तैयार हो गया, अध्यक्ष, ग्राम प्रधान याद रखिएगा, सचिव, प्रधानाध्यापक, और एक महिला होनी चाहिए 3 सदस्यों में से, और 5 सदस्य की समिति होती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 113, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। ऑप्शन ए है प्रबंधन की सफलता को, बी है धन की उपलब्धता को, सी है कार्यक्रम की सफलता को, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 113 का ऑप्शन ए सही आंसर है, प्रबंधन की सफलता को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 114, लर्निंग कार्नर द्वारा बच्चों के गुण विकसित होता है, स्वयं द्वारा अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का, उपयुक्त सभी का। तो इसका जो ऑप्शन डी सही आंसर है, उपयुक्त सभी का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 115, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। परिषदीय यानी जो SCERT है,
SCRT के यूपी के SCRT में कक्षा 2 में कितनी पुस्तकें होती हैं? 3 होती हैं। इसका जो ऑप्शन सी है यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 116, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो इसका भी ऑप्शन सी सही आंसर है, 3। और 3 समय सारणी होती है, दैनिक समय सारणी, साप्ताहिक समय सारणी और वार्षिक समय सारणी। यही तीनों प्रकार होता है। प्रश्न संख्या 117 है, समय सारणी उत्तम साधन है। ऑप्शन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, बी है नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, सी है शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का और डी है प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। तो 117 का ऑप्शन बी सही आंसर है, नियमित शिक्षण अधिगम का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 118, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी? तो 30 से 35 मिनट की होती है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 119, सभी अभिलेख होने चाहिए। ऑप्शन ए है सही, बी है वैध, सी है विश्वसनीय और डी है सही, वैध एवं विश्वसनीय, यानी तीनों आ जाएगा। तो यही सही आंसर है डी। जो भी अभिलेख आप रख रहे हैं फ्यूचर के लिए संग्रहित करके, वो सही होने चाहिए, वैध होने चाहिए यानी वैलिड होने चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। उसमें झूठ कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए, गलत कोई आंकड़ा नहीं लिखा जाना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 120, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। ऑप्शन ए अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, बी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, सी है जिला अधिकारी के अधीनस्थ और डी है जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। तो इसका जो ऑप्शन बी सही आंसर है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। इसके बाद है 2016 का क्वेश्चन पेपर, जो कि अंतिम क्वेश्चन पेपर है। इसका पहला प्रश्न है 121 क्वेश्चन नंबर, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन ए है TLM बनाना, बी है पेड़ पौधे लगाना, सी है मैदान की स्वयं सफाई करना और डी है योजना बनाना। तो यही सही आंसर है, योजना बनाना। सबसे पहले योजना ही बनाएंगे, कैसे होगा, कैसे संपन्न होंगी सारी चीज़ें, तो यही सही आंसर हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न के 122, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। ऑप्शन ए है विद्यालय भवन, बी है पुस्तकालय, सी है फर्नीचर और डी है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। रिपीटेड प्रश्न है, जो सजीव होगा शिक्षक, बच्चे और समुदाय। इसके बाद प्रश्न के 123, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए है शिक्षण प्रक्रिया, बी है निर्णय प्रक्रिया। रिपीटेड प्रश्न, निर्णय प्रक्रिया इसका सही आंसर है। प्रश्न के 124 है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। ऑप्शन ए है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, बी है अभिभावक शिक्षक का संघ द्वारा, सी है समुदाय द्वारा और डी है उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। तो 124 का आंसर डी सही आंसर है, उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। जो विद्यालय में फर्नीचर, पेयजल, शौचालय सबकी व्यवस्था सबके सहयोग से नहीं होती है। ग्राम शिक्षा समिति में सभी रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, अभिभावक रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं, ग्राम प्रधान रहते हैं, अभिभावक इसमें दे ही दिया है और समुदाय वही सब लोगों को मिलकर समुदाय बनता है, तो सब हो जाएंगे। इसका जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 125, NCERT स्थित है तो नई दिल्ली में मुख्यालय उसका कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। रिपीटेड प्रश्न है। इसके बाद है 126, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है एक महिला का होना। कितने बार मैंने बताया, रिपीटेड प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 127, लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन ए है बाजार के वस्तुओं के क्रय करके, तो कॉस्ट आ जाएगा, और बी है शासन द्वारा प्राप्त सामग्री, जब शासन भी तो शासन का कॉस्ट लगेगा, पैसे लगेंगे, तो ये भी नहीं होगा। और सी है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तु, पहले से उपलब्ध है उसमें पैसे नहीं लगेंगे, लो कास्ट और नो कास्ट होगा, यही होगा। इसका जो आंसर सी सही आंसर है। डी है प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री, तो कहीं से प्रधानाचार्य प्राप्त करवाएंगे तो उनका भी कॉस्ट लगेगा, तो नो कास्ट बस याद रखिएगा, जिसमें नो कास्ट होगा वही सही आंसर होगा, सी सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न के 128, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। ऑप्शन ए है भारत सरकार द्वारा, बी है राज्य सरकार द्वारा, सी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा और डी है अभिभावक द्वारा। तो 128 का ऑप्शन बी सही आंसर है, राज्य सरकार द्वारा। SCERT द्वारा सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है ना, स्टेट का ये जिम्मेवारी होती है बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। इसके बाद प्रश्न संख्या 129, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। एक कक्षा 1 में 1 और कक्षा 3 में पूछा था ना, 2 में पूछा था, 2 में 3। इसके बाद है प्रश्न संख्या 130,
प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? कक्षा 1 से कि कक्षा 3 से कि कक्षा 5 से कि कक्षा 6 से? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा कक्षा 3 से। कक्षा 3 से संस्कृत पढ़ाया जाता है। प्रश्न संख्या 131 है, समय सारणी दर्शाती है। ऑप्शन ए है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, बी है शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, और सी है प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, और डी है सभी क्रियाकलाप को। तो 131 का ऑप्शन डी सही आंसर है, सभी क्रियाकलाप को। सब कुछ समय सारणी के द्वारा ही होता है, सबका समय निर्धारित होता है, अपने समय पर सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 132, पाठ से आगामी क्रियाकलाप के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षकों को, बी है अभिभावकों को, सी है बच्चों को, और डी है जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है शिक्षकों को। पाठ से आगामी क्रियाकलाप जो शिक्षक ही तो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी सिखाएंगे शिक्षक ही सिखाएंगे, तो उन्हीं की जिम्मेदारी भी सौंपनी चाहिए। यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 133, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वय अधीन होते हैं। ऑप्शन ए है जिला विद्यालय निरीक्षक के, बी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, सी है डायट प्राचार्य के, और डी है जिलाधिकारी के। तो 133 का ऑप्शन बी सही आंसर है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। इसके बाद है प्रश्न संख्या 134, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो राज्य जब भी आएगा तो इसका SCERT हो जाएगा, ये SCERT पूछा हुआ है। तो SCERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो ऑप्शन है इलाहाबाद, बी है वाराणसी, सी है लखनऊ, और डी है मेरठ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है इलाहाबाद। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है ना, उस समय इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज अब चेंज हो गया है, तो अब पूछेगा तो प्रयागराज ऑप्शन मिलेगा। और SCERT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, कई बार मैंने बता चुका है, एक बार 1981 याद रखिएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 135, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। ऑप्शन ए है डायट, बी है सीमेंट, और सी है SCERT, और डी है BRC। तो रिपीटेड प्रश्न है ये, इसका जो ऑप्शन ए है सही आंसर है डायट। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज की क्लास का PDF के लिए आप इस पर स्कैन करके और दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा जो आपको पसंद आया तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।